मैं अब जब भी बाहर निकलती हूँ, बेबाक आंधी सी लहराती हुई, भयावह सपने अपनी आंखों में लिए जो हो जाते हैं रात्रि में और भी ज्यादा ताकतवर। अंधियारी गलियों में टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, एड़ियां ऊपर करके चलने वाली लड़की। वो कहते हैं ऐसी लड़की कोई लड़की नहीं होती, और हाँ, मैं ऐसी ही एक लड़की हूँ जिसका नाम है रूपम शर्मा। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही मेरी पैदाइश हुई, परवरिश हुई, और यहीं पर मैंने सपने देखना सीखा। और आज उन सपनों को मैं आप सभी के साथ बांट सकती हूँ, कविताओं के ज़रिए और कहानियों के ज़रिए। तो मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, जिसे हम स्पोकन वर्ड आर्ट फॉर्म भी कहते हैं। सो मेरे को तो अपना 10th का याद है, मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम से, और मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था और मेरे को बुखार था। मम्मी पूरी रात जगी हुई है, कॉपी लेके मेरे साथ बात कर रही हैं। सो जो घर में आपका पहला दोस्त होता है वो ये रही है हम सबके लिए अभी तक भी। जो मेरा जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, टच वुड। तो मैं अगर नहीं कर रही होती तो मुझे बोलता, अरे बहुत दिन हो गए, तुम्हारा कोई इवेंट नहीं हुआ, क्या कर रही हो तुम। सो इंडिया से 4 लोग थे, मैं भी थी। सो वियतनाम, वो तो मैं कॉलेज के बाद ही गई थी, और उसकी तो जर्नी भाई आप पूछो ही मत। मम्मी आपको याद है कैसे फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लास्ट मोमेंट पे फ़ोन आ रहा है, सब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, फिर फ्लाइट कैच करेगी या नहीं। अब रूपम, आप ये बताइए कि अगर आपको खुद को 3 शब्दों में डिफाइन करना हो तो आप क्या क्या कहेंगी आप? कॉन्फिडेंस, करेज एंड फियरलेसनेस। आलोक धनबा की एक कविता है, घर की जंजीरें कुछ गहरी दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब घर से कोई लड़की भागती थी। बारिश से घिरे हुए पत्थर के लैंप पोस्ट में इस आंखों की बेचैनी दिखाने भर की उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। बहुत खूब। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी कोई कविता सुनी होगी जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया होगा। कुछ शब्दों में वो बातें कह दी हो जिन्हें शायद हम महीनों तक महसूस कर रहे थे। आज हमारे पॉडकास्ट बेटी और अम्मा में हमारे साथ एक ऐसी ही शानदार आवाज़ जो सिर्फ कविताएं लिखती हैं बल्कि उन्हें जीती भी हैं। एक बेहतरीन स्टोरी टेलर, टेडेक्स स्पीकर और अपने शब्दों में लोगों की भावनाओं को नई दुनिया में ले जाने वाली शख्सियत रूपम शर्मा। रूपम शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटी और अम्मा में। हमें पूरा यकीन है आज की बातचीत ना हमारी ऑडियंस के लिए बल्कि हमारे लिए भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि रूपम के साथ उनकी इंस्पिरेशन, उनकी माँ भी साथ आई हैं। आपको भी बहुत 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 स्वागत है हमारे बेटी अम्मा के इस एपिसोड में। तो रूपम, आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताना अलग से बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपके मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स आपके सामने होते हैं तो अपने बारे में बताना ऐसा लग जाता है कि वाओ ये सब कब हुआ। ये हमारी नज़रों के सामने हो रहा था। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, एक एमएनसी में फ़िलहाल जॉब कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मुझे लिखने का, स्टेज का, बातें करने का बहुत शौक़ है। तो मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ और वो सुनाती हूँ। तो आंटी, इनकी जितना इन्होंने भी बातें बताई हैं, चीजें बताई हैं, इसमें आपका क्या रोल है इसमें? मेरा यही रोल है कि मैंने हिंदी से एमए किया है, मुझे लिखने का शौक था। अच्छा, आपको भी लिखने का शौक है? आप लिखती अब हैं? तो मैं नहीं लिखती, कम लिखती हूँ, लेकिन मुझे शुरू से शौक था लिखने का, मैं लिखती थी। अच्छा। तो शायद मेरे से क्वालिटी आई है कुछ इनके अंदर। हाँ, तो आंटी आप पोएम लिखती थी, कविताएं लिखती थी या फिर स्टोरी वगैरह लिखती थी आप? मैं पोएम्स वगैरह तो मैं लिखती थी, कहानियाँ भी लिखती थी। फिर आंटी आपने फिर अभी भी लिखती हैं आप? नहीं, अब मैं लिखती नहीं हूँ, क्यों? कम ही लिखती हूँ अब तो। क्यों? क्योंकि क्यों कम फैमिली क्यों हो में गया? इतनी बिजी हो गई थी कि फिर बस इन चीज़ों का टाइम ही नहीं मिला शायद। अपने लिए आपने कभी टाइम नहीं निकाला कि हाँ अब थोड़ा सा अब लिखना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं? ये अभी भी मेरे यहाँ भी मदर इन लॉ है, उनका भी काम होता है, मतलब उस हिसाब से थोड़ा कम ही हो पाता है।
अच्छा, तो मम्मी की क्वालिटी रूपम आप में आ गई है लिखने की। मुझे लगता है कि सब में मतलब फैमिली की पूरी ऐसी पॉइंट ही बन गया है कि मम्मी जैसे मेरे फादर हैं, वो पहले एक जॉब में थे, उसके बाद उन्होंने अपना खुद का पब्लिकेशन स्टार्ट किया शादी के बाद। तो मम्मी की क्वालिटी ना ऐसी ट्रैवल हो रही है, पूरे घर में साहित्य का माहौल बन चुका है। कब पता चला आंटी को कि आप इतना अच्छा लिख रही हैं, या फिर आपको ओपन माइक में जाना चाहिए? कैसे आंटी ने कैसे आपको पुश किया? मुझे लगता है उन्हें लिखने का तो बाद में पता चला, क्योंकि वो सोचो वो एमए ऑनर्स है, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं स्पोकन वर्ड लिख रही हूँ, तो उनको लगेगा मैं कहाँ प्रेमचंद पढ़ के बैठी हूँ, ये क्या लिख रही है। हाँ, ये होता है कि ओपन माइक में तो जो पोइट्री होती है वो बहुत अलग है, और प्रेमचंद की और जयशंकर प्रसाद की तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ। अलग है। उसको समझना पड़ता है। तो उन्हें लगा कि बोलती अच्छा है शायद, क्योंकि मैं स्कूल से ही स्टेज पर बोलती आई हूँ। हाँ, तो स्टेज पर मतलब पोइट्री करती थी कि? कुछ भी, मतलब जैसे असेंबली हो रही है तो असेंबली में थॉट ऑफ द डे, न्यूज़ हो गया, या डिफरेंट ड्रामाज हो गए। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कभी रोका नहीं, उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन बढ़ाया ही है कि तुम जाओ, तुम ये करो। मतलब स्कूल में बच्चों का मतलब काफी मतलब इंस्पायर किया जाता था कि नहीं आप आगे बढ़िए इन सब चीजों में, हाँ, और घर में तो माहौल था ही। तो अभी तक आपने क्या क्या किन किन चीजों में आप आगे बढ़ गई हैं? पोइट्री में, ओपन माइक में, मैंने आपको पढ़ा, आपने टेडेक्स में भी आपने बोला हाँ। बोला हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा बताइए हमारे हमें। तो मेरी जर्नी स्टार्ट तो ओपन माइक से हुई थी, लेकिन उसके बाद इवेंट्स मिलते चले गए, और कॉलेजेस के इवेंट्स हो गए, फिर अपना खुद का सोलो शो डाला, फिर उसके बाद पॉडकास्ट का ज़माना आ गया, बीच में लॉकडाउन भी आया तो घर में बैठ के इंटरव्यूज़ भी किए। तो इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ती चली गई, और फिर आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपका सेकेंड नेचर बन जाता है। नहीं, आप तो इंजीनियर हैं हाँ जी। एज अ प्रोफेशन। फिर आप इसमें आपने कैसे सोचा कि मुझे ओपन माइक में आना है, या फिर मैं लिख रही हूँ तो मैं लिखती अच्छा हूँ, मुझे इसमें आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? इसका तो श्रेय मेरी एक फ्रेंड को जाता है। अंजलि मेरी फ्रेंड थी कॉलेज में, तो कॉलेज के बाद सम इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है, तो कहाँ से की है आपने इंजीनियरिंग? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अच्छा, okay। तो वो इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के बाद हम लोगों का इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप में अंजलि एक जगह इंटर्नशिप करी थी, मैं एक जगह, दोनों ही एमएनसीज हैं। तो फिर उसके वहाँ पर कोई एक लड़की थी जो ओपन माइक्स में बहुत जाती थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि यार तू तो इतना अच्छा बोलती है, तेरे को जाना चाहिए, तेरे को ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट उसने फर्स्ट ओपन माइक का फॉर्म भी फिल किया, तो आपका? मेरा। और फिर उसके बाद मैं सोचा यार जाना ही है, फिर मैं चली गई, और वहाँ से अपने आप ही चीज़ें होने तो लगी। आप जब पहली बार आप ओपन माइक में जा रही तो कैसा फील हो रहा था आपको? बहुत भीड़ थी। मतलब ओपन माइक में बहुत लोग आए हुए थे? बहुत लोग, फिर? बहुत भीड़ थी। तो पहले लग रहा था कि यार सुनने का भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा बोलते हैं तो उससे ज़्यादा आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। तो पहले सबको सुनो, 15-15 20-20 परफॉर्मर्स हैं, कोविड से पहले की बात कर रही हूँ हाँ, मैं। अच्छा। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा, तब तक आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप स्टेज पे जाओगे, अरे वाह, ये कुछ है, मतलब वो आप एक्सप्लेन नहीं कर तो सकते। ओपन माइक ये दिल्ली में ही था कि? दिल्ली में। दिल्ली में ही? तो दिल्ली में कहाँ पर होता है ये ओपन माइक? हर जगह होते हैं आजकल तो, बहुत सारे, पहले बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स थे, अब कोविड के बाद प्लेटफॉर्म्स ज्यादा हो कम गए, हो गए हाँ। हैं। तो कोविड से पहले कहाँ कहाँ था? कोविड से पहले द मॉडर्न पोएट्स ये करते हैं अपने इवेंट्स, वो अभी भी करते हैं। मैंने जो फर्स्ट ओपन माइक किया था, द मंच स्टेज करके था, वो लोग अब दोनों जो उसके ओनर्स हैं, वो लोग, उन लोगों ने प्लेटफॉर्म तो बंद कर दिया है, पर वो खुद अपना इंडिविजुअली आगे काम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। टीओटी है, घर है, बाय टे पटेल, जो अब चल रहा है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा नोजोतो है, नोजोतो के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो क्या है? नोजोतो क्रिएटर हब, नोजोतो भी एक प्लेटफॉर्म है, और उनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ओपन माइक्स होते हैं। अच्छा, इवेंट्स, मतलब इवेंट्स और ओपन माइक्स करवाते हैं? मतलब आपकी जर्नी ऐसी रहेगी कि आप ओपन माइक से स्टार्ट करोगे, आप बोलना सीखोगे, आप अपनी चीज़ों पे काम करोगे, और उसके बाद आपको लाइव इवेंट्स में जाने का मौका मिलता चला तो ओपन जाएगा। माइक में आपको डर नहीं लगा कभी? इतने लोग हैं, मैं जो बताने जा रही हूँ, कहने जा रही हूँ, अपनी फीलिंग बताने जा रही हूँ, क्या लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या क्या सोचेंगे, ये तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे दिमाग में ये ख्याल में यही आता है दूसरा क्या सोचेगा। हम जो कहने जा रहे हैं हमें अपना नहीं पता होता कि हम क्या सोच रहे हैं।
दूसरा क्या सोचेगा उसके उसका ज्यादा ख्याल आता है, तो ये ख्याल आया आप में? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई और क्या सोचेगा। मुझे बस हमेशा यही लगता था कि नहीं, मतलब मैं जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता था कि यार सोसाइटी की स्पेकुलेशन हो जाती है कि आपको इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है, या आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जब करते हो तो आप सबसे पहले, कोई भी इंसान लिखना शुरू करता है तो इश्क मोहब्बत से ही शुरू करता है। पहले सब पहला कवि वही बनता है जिसका दिल टूटा होता है। वियोगी होगा पहला कवि। हाँ, देखो। आंटी आपने भी ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन मुझे उस चीज़ का क्यों एहसास तो है ना कि भाई, और हम पढ़ते थे कि भाई वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बनी होगी कविता जान। हाँ, क्योंकि तो हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ा है, उन्होंने तो पूरा इसी पर ही लिखा हुआ है, इसी पे वियोग पर ही लिखा लिखा है। हुआ है। अपने प्रियंका से जब वो बिछड़ जाते हैं तो उसके बारे में उन्होंने पूरा हाँ काव्य लिख दिया है। हाँ, तो ये तो है। तो फिर आंटी आपने नहीं सोचा कि इनके साथ जाना चाहिए? आप इतना अच्छा लिखती हैं। नहीं, मैंने बताया ना, मैंने पहले लिखा काफ़ी, फिर उसके बाद घर में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती गई, मैं उतना उस चीज़ पे फोकस कर नहीं पाई। अच्छा। और अब मैंने अपना थोड़ा रुझान चेंज कर लिया है। अब हमारे जैसे पास में मंदिर वगैरह में कीर्तन वगैरह में जाती हूँ, वहाँ भजन गाती हूँ। अच्छा, तो आपने अपना ये डाइवर्ट करके भजन में आ गई। तो अब इस तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया है। तो भजन लिखती हैं आप? नहीं, लिखती नहीं हूँ। पर ना मम्मी ऐसा करती है, जैसे आप एक लाइन बोलोगे किसी भजन की तो दूसरी अपने आप ही, जैसे आपको इंट्यूशन हो जाती है ना हाँ कि यही लिखा होगा राइटर ने, हाँ। तो वो पूरा वो कर पता देती है लग उसको। अच्छा, वो जाता पूरा है। कर देती हैं। तो भजन भी तो लोग लिखते हैं ना? हाँ, हाँ। लिखते हैं। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया है कि मैं भजन भी लिखूं? नहीं, ऐसे ट्राई नहीं किया, लेकिन भाई मैं किसी का भजन गाती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा, मोटिवेशन आप कर खुद से लेती ही हूँ, उसको कर थोड़ा बहुत लेती चेंज हूँ। कर देती है, तो वो थोड़ा सा और क्योंकि अलग आ जाता होगा। कोई चीज़ मुझे उसमें ठीक नहीं लगती, भाई हर एक अपने हिसाब हाँ से हाँ। बोलता है, मैं उसमें कर लेती हूँ थोड़ा मोटिवेशन ऐसे। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि आप उस अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करके और उसको और अच्छा बना देती है। नहीं, अब ये तो सामने वाले सुनने वाले को ही पता लगता है ना कि ये अच्छा लगा या नहीं लगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ आंटी, हम लोग पहले ही सोच लेते हैं ना कि दूसरा हमें जज नहीं, लेकिन करेगा। नहीं जज, मतलब मैंने अपने हिसाब से बोल दिया, लेकिन वो तो आप सामने बैठे हुए जज करेंगे ना कि हाँ भाई ये हाँ चीज़ ठीक है या नहीं है। हाँ। मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग कुछ भी अच्छा करने से पहले ना यही सोचते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा, भले वो अच्छा है खराब है तो बात की बात है। पहले हमारे दिमाग में यही चीजें आ जाती है कि अरे पता नहीं अच्छा होगा, लोग क्या सोचेंगे, जज करेंगे, इसने अच्छा नहीं लिखा, मजाक उड़ाएंगे। तो आप में कभी ऐसा कुछ? यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से हर कोई ट्रोल हो रहा है। हम्म। मतलब जो भी चीज़ वायरल है वही ट्रोल हो रही है। सो वो थिक स्किन तो आपको बनना पड़ता है, लेकिन इंसान को ना अपने परिवार की जजमेंट से ज़्यादा डर लगता है कि बाहर तो लोग जो कहेंगे वो कहेंगे, उससे कोई हाँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आसपास जो बातें शुरू हो जाती हैं, जो कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है कि ये क्यों करना है, इसकी ज़रूरत क्या है, किस वजह से, किस लिए, उससे इंसान ज़्यादा घबराता है। मतलब जो लड़ाई बाहर होती है वो लड़ लेता है इंसान, घर पे आके लड़ाई नहीं लड़ी जाती। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बाहर वाले से जीत जाता है, घर वालों से घर नहीं से जीत पाता है, वहाँ हार जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? क्योंकि मेरे को मैंने लगता देख है कि आंटी तो आप बहुत आपका साथ देती है, आपकी फैमिली भी बहुत साथ देती है, तो कभी ऐसा फील हुआ है आपको कि कभी यार ऐसा कुछ? एक्सटेंडेड जो फैमिली है उसमें कभी कभी लगता था, जैसे कॉन्वर्सेशन होती थी कि अच्छा ये वीडियो आई, क्या बोला इसने, क्यों बोला, वो एक्सटेंडेड फैमिली से ज़्यादा आया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो अपनों में ज़्यादा होता है। तो कभी आपने कुछ आपने लिखा है, कुछ पोयम आपने लिखी है, आपने मम्मी को दिखाई या फिर अपने पापा को दिखाई, तो ऐसा नहीं हुआ कि नहीं ये तुमने अच्छा नहीं लिखा, ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए था तुम्हें? कभी ऐसा पेरेंट्स ने बोला है? मम्मी ने मुझे हमेशा ना रीडायरेक्ट किया है कि कुछ डीप लिखो। जैसे मैं अभी बोल रही थी कि इश्क मोहब्बत पे लिख दिया, मैं कि कुछ डीप लिखो। जैसे ये बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो ये मेरे को बोलेंगे कि कुछ सोचो, कुछ अच्छा। तो इसमें अच्छा लड़की छोड़ गई, लड़का छोड़ गया, फिर क्या हुआ उसके इसमें? आगे क्या हुआ? उसके आगे क्या हुआ? अच्छा। और पापा? पापा पब्लिशर हैं, तो वो अपनी बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं। पापा इज नॉट दैट मच इनटू राइटिंग, ही इज मोर इन स्पीकिंग।
वो बोलने में इन सब चीज़ों में मतलब उनको डर नहीं लगता, ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने बोल देते हैं। तो मुझे लगता है मुझे मिक्सचर ऑफ टू में आधा आधा। आधा आधा मिला हुआ है, एक इंट्रोवर्ट है एक एक्सट्रोवर्ट है, हाँ। तो दोनों का ही आपके अंदर कॉम्बिनेशन है। पापा को आप दिखाते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं? लिखने वाला मैं पापा को नहीं दिखाती, लेकिन पापा को इंटरेस्ट इसमें रहता है कि अच्छा हाँ क्या बोला, कौन सा इवेंट है, कौन आ रहा है, ये वाली चीज़। अच्छा अच्छा, और आपके जो सिबलिंग्स हैं वो, आप जो भी लिखती हैं आप दिखाती हैं उनको, नहीं, या पहले फिर देखो जब आप बोल कर खाती हैं उसके बाद भी कुछ? फिर देखो, भाई बहन का सबसे पहले होता है कि वो मजाक उड़ाते हाँ, हैं। वो ट्रोल करते हैं। सिबलिंग्स आपको सबसे हाँ। पहले आपके क्रिटिक्स होते हैं कि हाँ हाँ हाँ। ये क्या बोल रही। बट उसके बाद रिसेंटली मुझे मेरे सिबलिंग ने बोला कि हम किसी तो भी फैमिली फंक्शन में थे, तो उसने मुझे आके बोला कि यार इससे ज़्यादा, मैं ऐसे बोली थी नहीं यार मुझे लाइफ में कुछ करना है ये, तो उसने बोला इससे ज़्यादा क्या, मतलब अपनी फैमिली में अगर तू अपने आसपास देखे तो जो भी थोड़े बहुत लोग तुझे जानते हैं वो भी तो एक बड़ी बात है ना, तो तू वो क्यों नहीं सोच रही। तो मेरे को ऐसा लगा अरे नहीं तो देखिए, मेरे ख्याल से सिबलिंग्स जो होते हैं आपको ट्रोल करेंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब ऐसा मोमेंट कुछ आएगा ना तो साथ तो हमेशा देते हैं। वो एक ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे अपने भाई बहन, भले दूसरा कुछ भी बोले लेकिन वो आ जाएंगे, भले ऐसे मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जब वक्त आता है तो साथ जरूर देते हैं। एंड इवन मम्मी की भी सिस्टर्स हैं, तो उनके साथ उनका भी इसी तरीके का कुछ बॉन्ड है। अच्छा, नहीं तो बहुत अच्छी बात है कि जो सिस्टर्स और भाई बहनों का बॉन्ड अगर अच्छा है तो इंसान ना आगे बढ़ने की ज़्यादा सोचता है, क्योंकि उसके पास हर्डल्स नहीं आते हैं, तो फैमिली का, भाई बहनों का साथ होता है। तो जब आपने पहली बार लिखा और लिखने के बाद आपने सबसे पहले किसको बताया? आपने किसी को भी नहीं। बस जाकर बोल दिया? ये तो मम्मी बताएगी। हाँ आंटी, आप बताइए क्या हुआ था? बस इसने लिखा और बोल के आने के बाद हमें बताया था। कि मैं ये ऐसा ओपन माइक में गई हूँ और मैंने ऐसा सब लिखा है पोइट्री और मैंने बोल दिया, तो फिर आप लोग शॉक? नहीं मम्मी, थोड़ा एहसास तो पहले से ही था क्योंकि स्कूल टाइम से ही चल रहा था, लेकिन इतना नहीं था कि एकदम से कि ये पागल ही हो जाएगी। कि इतना ज़्यादा, मतलब आपने जब आप ओपन माइक में पहली बार गई तो आपने पहले से कुछ लिख रखा था कि बस सडन से आपने वहाँ पर गई और आपने? नहीं, पहले से लिखा हुआ था, बट उसको थोड़ा चेंज करना, मॉड्यूलेट करना, मतलब ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस तो करोगे ही। तो आपको लिखने में कितना टाइम लग जाता है? डिपेंड करता है, कोई कोई चीज़ आप आधे पौने घंटे में भी ख़त्म हो जाती है, और कोई कोई चीज़ आज तक भी अधूरी है क्योंकि उनका एंड नहीं पता आपको। तो आप कैसे सोचती हैं कि इस टॉपिक पर हमें मतलब इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है, इसको इस वे में लिखना है? मुझे लगता है कि अ, कविता या कोई भी कहानी अपना भविष्य खुद डिसाइड करती है कि वो किस फॉर्म में आएगी या कैसे? किस तरीके से मतलब एक्सप्रेस कैसे, होना थोड़ा चाहिए। सा एक्सप्लेन? जैसे आपके दिमाग में कोई थॉट आया कि आप आज सोच रहे हो कि मैं किसी से मिलके आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर रहे हो अपनी फीलिंग के ऊपर कि ये, तो आप जब लिखना शुरू करोगे तो उसके तब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं ये किस फॉर्मेट में लिखूँ, मुझे इसे 4 लाइनों में लिखना है, 6 में लिखना है, 10 में लिखना है, या मुझे इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। आप बस एक्सप्रेस करते जाओगे। वो काम एडिटिंग का है, वो बाद का काम है कि वो किस ढांचे में ढलेगी। तो ये आप ये इसी बेस पर करके आप लिखना अपना शुरू कर दिए हैं। हाँ। तो आपने जब पहली बार लिखा, जब आप तो पहले से ही लिखती थी, अब जब आपने लिखना शुरू किया, आप ओपन माइक में जाने लगी, तो फिर आपकी जर्नी कैसी थी? मतलब जल्दी जल्दी लिखती थी कि थोड़ा सा रुक रुक कर? जल्दी मतलब ना जल्दी ना रुक के, बट मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि आप फुल टाइम जॉब में भी हो, फिर सैटरडे संडे आप जा रहे हो, उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। और ये मैं जितने भी यंग राइटर्स हैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं कि किसी को सुन के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन हमेशा दूसरे राइटर को आप अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह समझो। कि मान लो आपने मुझे आज कोई ऐसा थॉट बताया जो मैंने नहीं सोचा, तो मैं ये सोचूं कि यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर ये कर सकती है, इसने मुझे वो डायरेक्शन दिखाई है कि मैं भी लिख सकती हूँ। जैसे आपने आदमियों के बारे में लिखा, मैंने नहीं लिखा शायद, तो मुझे ये मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार इसने लिखा तो इसने मुझे वो डायरेक्शन दिखाई है कि लिखा जा सकता है। हाय रूपम, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है। जैसे आपने जिक्र भी किया है कि वर्ड
आर्टिस्ट, एक हो गई आपकी राइटिंग, फिर उस राइटिंग को अपनी जो वॉइस है, जो मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं, तो वो जो इमोशंस को लाना, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जो आपने लिखा है उसको अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी जो ऑडियंस है उनके सामने लाना। मुझे लगता है कि आई माइट नॉट बी द ग्रेटेस्ट ऑफ राइटर्स, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और जैसा अभी मम्मी भी बोल रही थी कि पुराने राइटर्स बहुत अच्छा लिख के जा चुके हैं, बट आई नो आई एम वन ऑफ दोज परफॉर्मर्स हु कैन ब्रिंग इट टू लाइफ। सो जब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, आपको उसे जीना पड़ेगा। जीने का मतलब ये नहीं है कि अब उसमें कोई सुसाइडल पोएट्री है तो आप सुसाइड कर लीजिए। जीना मतलब उस पेन को समझना पड़ेगा। जब आप समझोगे और आपकी आवाज़ में वो दर्द होगा, तो वो हर इंसान तक पहुंच जाएगा। मैं कुछ 2 लाइन्स आपके आलोक धनवा की एक कविता है, घर की जंजीरें कुछ गहरी दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब घर से कोई लड़की भागती थी। बारिश से घिरे हुए पत्थर के लैंप पोस्ट में इस आंखों की बेचैनी दिखाने भर की उनकी रोशनी, और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। बहुत खूब। तो उनका जो सवाल था कि राइटिंग और परफॉर्मेंस को कैसे अलग कर सकते हैं, सो ये कविता मेरी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे परफॉर्म ऐसे करूँगी तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इसी की कविता है। आप अपनी कुछ जो आपने लिखा हो वो बताइए हमें, वो सुनाइए। मैं आज जब भी बाहर निकलती हूँ, बेबाक आंधी सी लहराती हुई, भयावह सपने अपनी आंखों में लिए जो हो जाते हैं रात्रि में और भी ज़्यादा ताकतवर। अंधियारी गलियों में टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, एड़ियाँ ऊपर करके चलने वाली लड़की। वो कहते हैं ऐसी लड़की कोई लड़की नहीं होती, और हाँ, मैं ऐसी ही लड़की हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप जो है बेसिकली, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैंने उसमें मोस्टली यही देखा कि आप प्यार और हाँ। महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस है आपका। हम्म तो ये कुछ स्पेसिफिक वजह से है कि मतलब क्योंकि मैंने अपने घर में एक स्ट्रॉन्ग वुमन को देखा है। अब आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं और ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जर्नी जो हमने जी है वो मैंने देखा है कि बचपन से लेके अब तक मम्मी ने किस तरीके से स्टैंड लिया है हर चीज़ में, हर जगह। 3 चीज़ें मैं बताऊंगी जो हम बच्चों की लाइफ में इन्होंने शेप की है। एक ये, कभी किसी और के सामने मत डांटो, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अकेले में मारो कूटो कुछ भी करो, पर किसी और के सामने बिल्कुल मत डांटो। दूसरा कि अपने बच्चों को रियलिटी तक लाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि समाज की सच्चाई क्या है। हम लोग जैसे होते हैं, जैसे ये आलोक धनवा की कविता में भी वो लिखते हैं कि हम देखते हैं कि फिल्म स्टार्स ऐसे कर रहे हैं, लाइफ ऐसी है, लेकिन वास्तविकता से उसका क्या रिलेशन है? कुछ भी रिलेशन नहीं। नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं होता है। और बहुत अच्छा खाना बनाना। सो मेरे को तो अपना 10th का याद है, मेरे मैट्रिक के एग्जाम से, और मेरा हिंदी का एग्जाम था और मेरे को बुखार था। मम्मी पूरी रात जगी हुई है, कॉपी लेके मेरे साथ बात कर रही हैं। सो जो घर में आपका पहला दोस्त होता है वो ये रही है हम सबके लिए, अभी तक भी। तो आंटी, जब आप छोटी थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था आपके पेरेंट्स के साथ में? मेरे पेरेंट्स के साथ में मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, खास तौर पे मेरे फादर के साथ। अच्छा। मेरे फादर उस समय गस्टेड ऑफिसर हुआ करते थे, और वो मतलब उन्होंने इतना कनेक्शन बना रखा था हम लोगों से, बहुत अच्छा। हम उनसे खूब बातचीत करते थे। शादी हो गई, शादी के बाद भी वो इतना ध्यान रखते थे हर चीज़ का, पूछो नहीं। ये बच्चे थे, मतलब हमसे भी ज़्यादा उन्हें पता होता था कब किस बच्चे का। हम 3 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर हैं, सभी के बच्चों का, ये नहीं कि मतलब मेरे से खास है, नहीं, वो सब का उनको पता होता था। आज इस बच्चे का एग्ज़ाम है,
तो मुझे ये पूछना है इसका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आज इसका रिज़ल्ट आया तो मुझे रिज़ल्ट पूछना है। तो वो चीज़ें मैं फ़ादर से मिली, जैसे वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे, उस तरीके से मुझे आदत पड़ गई। फिर मेरे पास दोनों बड़ी बेटियां थी, तो हमारे फादर इन लॉ तो कहते थे ये अनीता बेवकूफ़ है, लड़कियों पे पूरा ध्यान दे रखा है इसने। क्योंकि आपने देखा था ना कि आपके फादर आप पर कितना ध्यान देते हाँ, थे। क्योंकि हम 3 सिस्टर्स थे, बड़े तीनों सिस्टर्स थे, तो हमारे फादर ने कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई ये बेटे हैं मेरे, पहले हम लोगों को जैसे पढ़ना है पढ़ाया है, जैसे जो क्योंकि आप सोचो ना, उस जमाने में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है हाँ। जहाँ पे लड़कियों को बाहर निकलने की बाहर भी इजाज़त नहीं होती थी। हाँ, पता है मम्मी ने ना एक चीज़ जो सिखाई है, जो मेरे को अब समझ में आई है, जब मैं यंग थी तो मेरे को समझ में नहीं आती थी कि यार क्यों किसी से इतना बात करना है, क्यों किसी के लिए इतना करना है। तो वो हमेशा बोलती थी कि अगर आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें आपने दिया हुआ है, चाहे अपना वक्त, चाहे पैसा तो बहुत दूर की बात है, वक्त, कोई सजेशन, कोई सलाह, कुछ भी अगर आपने दिया है किसी को, कोई इमोशन, तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान है। वहीं अगर आप लेने वाले इस फील्ड में हो कि मेरे को इस बंदे से तारीफ चाहिए, मुझे इस बंदे से ये चाहिए, मुझे उससे वो चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा परेशानी में जाएगी। परेशान रहेगी, क्योंकि हम उससे चाहेंगे कि अरे मैंने तो उसके साथ इतना कुछ किया है, वो मेरे साथ नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस वजह से हम टेंशन में रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। अगर हमने से छोड़ दिया कि चलो ठीक है जाने दो, तो हमारी लाइफ अब जैसे हम लोग पूछते थे कि मम्मी आपने ऐसे क्यों किया, आप भी ऐसे बोल देते, आप भी ऐसे बोलते कि नहीं, मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। मतलब मुझे ये लगता है कि एक सशक्त औरत अपने आसपास की हर औरत को सशक्त करती है, और वो नेचुरली हो जाता है। आप प्लान नहीं करते हो उस चीज़ को, वो अपने आप धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। अब जैसे धीरे धीरे मम्मी का ये क्वालिटी हमें आगे, कोई अब हमारे दोस्त हमें फ़ोन करके पूछेंगे ये सजेशन दो, वो सजेशन दो, तो अब वो नेचुरली आ गया कि हाँ सजेशन दो। बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कुछ लगता है अपने आसपास के रिश्तों को बचा के रखना, उन्हें संभाल के मतलब रखना। कि डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम सामने वाले से कैसा रिलेशन चाहते हैं। आंटी, आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचती हैं? आज रूपम की शादी हमने अपने पसंद के लड़के से की है और उसके साथ ही खुश रह रही है। अच्छा, शादी हो गई? हाँ जी, रूपम की शादी हमने अपनी पसंद से की है। इसने लड़के से कभी पहले नहीं मिली थी, ना उसे देखा था। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, हाँ ऐसे की थी। और हमने छोटी बेटी की भी जो शादी की है वो हमारी मर्जी से हुई है, वो अपनी वो भी ससुराल अरेंज में। मैरिज है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली देखें, अगर रूपम अपनी पसंद से शादी करना चाहती तो? नहीं, अगर ये पसंद करके और हमें बताती तो हम विचार करते, अपनी तसल्ली करके उससे भी कर देते। अच्छा, नहीं मेरा मतलब है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके टाइम में और अब के टाइम में सोच में क्या फ़र्क आया है या वही सेम है? नहीं, विचार हमारे ओपन थे। अगर ये लोग आगे से हमें बताते, फिर हम थोड़ी बहुत तसल्ली तो अपनी करते। देखो और आंटी अगर नहीं पसंद आता लड़का तो फिर क्या करती हैं आप? अब ये पता नहीं, वो सिचुएशन नहीं आई तो क्या उस सिचुएशन में हम क्या करते, ये इसको समझाते, कुछ उसके माइनस पॉइंट अगर हमें पता लगते तो हम वो इसको समझाते, ये भी अपनी तसल्ली करती। हाँ, जैसे रूपम को तो बहुत पसंद है, नहीं मुझे इसी से शादी करनी है, लेकिन आप कहते हैं नहीं इसके घर वाले मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं, हाँ, इसकी मतलब मम्मी नहीं समझ में आ रही है, इसके पापा नहीं समझ में आ रहे हैं, तो फिर क्या, कैसे, मतलब क्या होता है? नहीं, या फिर रूपम जबरदस्ती करती शादी? नहीं, मुझे ये लगता है कि आपके पेरेंट्स ना आपसे ज़्यादा आपको वो जानते हैं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं, हम ऑफिस में भी बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि यार मम्मी पापा ऐसे लड़के लेके आ रहे हैं जो इतने शरीफ हैं, ये हैं, और हम अपनी लाइफ में, उन्होंने जैसे अपनी लाइफ में ऐसे लड़कों को डेट किया है कि वो कह रहे कि यार वो तो दो बातों का भी ध्यान नहीं रखता। तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि यार हमारी बेटी इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इससे पहले हमारा पॉडकास्ट हुआ था, वो इसी टॉपिक पर ही हुआ था। अच्छा। अरेंज मैरिज और Love लव मैरिज पर marriage। हुआ था। तो नहीं, इसकी शादी हमने अपनी पसंद से की है। 2.5 साल हो गए हैं इसकी शादी को। मतलब ये अपनी- लव प्लस अरेंज दोनों है। ये अरेंज प्लस लव है, हाँ, तो मतलब हमने अरेंज के बाद लव। जब आप शादी के बाद नई घर आई थी, तब जो आपने सभी के साथ एडजस्टमेंट्स किए, उनको देखते हुए अगर आज रूपम की सिचुएशन देखें तो क्या आपको लगता है कि दोनों के एक्सपीरियंसेस में कोई अंतर है? क्या समय के साथ सोच और हालात में चेंजेस आए हैं? नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क लगता है, लेकिन ये तो है जिसने एडजस्टमेंट करना सीखा है उसी ने रिश्ते बचाए हैं।
जिसने एडजस्टमेंट नहीं सीखी वो रिश्ते तोड़ चुका है, चाहे किसी भी रिश्ते में है, चाहे बहन भाई का रिश्ता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, चाहे पेरेंट्स के साथ रिश्ता है, जिसने एडजस्टमेंट करनी सीख ली मेन है वो एडजस्टमेंट। तो आप कह रही है कि शादी एक एडजस्टमेंट है। नहीं एडजस्टमेंट, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भी मुझे थोड़ी देर मेरी बातें झेलोगे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझ भी कहोगे ना, तो वो एडजस्टमेंट ये है कि भी अगर बीच का रास्ता निकल जाता है तो एडजस्टमेंट बन जाती है, वो मर्जी तो दोनों की ही होती है। ओके, मतलब इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो पहले था अब भी वही है। नहीं पहले से तो काफ़ी फर्क है, क्योंकि लोगों के विचारों में फ़र्क आ गया है, लोगों की मेंटलिटी काफ़ी चेंज हो गई है, अब काफ़ी चेंज है, लेकिन ये है एडजस्टमेंट तो है एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है रिश्ते में, Anyhow, हर रिश्ते में, करना ही चाहे पड़ता बहन है। भाई का रिश्ता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का लेकिन है, फर्क इतना चाहे है कि पहले एडजस्टमेंट एक तरफ से एक्सपेक्ट करी जाती थी, हाँ, अब दोनों ही तरफ कर से रहे हैं। होता है। अब सास बहू का रिश्ता है, पहले सास बहू सास ही रहती थी, बहू से उस तरीके माँ नहीं बन पाती थी। माँ तो शायद आज भी नहीं बन पाती। कोई रेयर होता हो तो मुझे हाँ। नहीं पता, लेकिन नहीं कई बार माँ बनने की कोशिश सास करती है, लेकिन आगे बहू नहीं मिलती वैसी, जरूरी तो नहीं है ना दोनों रिश्ते निभ जाएं। तो और और ये ऐसा क्यों है कि जो नहीं सास है वो सास ही बनना चाहती नहीं है, नहीं माँ क्यों नहीं बनना चाहती नहीं है? माँ बनना चाहती है, लेकिन कई बार सामने वाला बच्चा, आजकल अपने बच्चों की माँ नहीं बन सकते अच्छी तरह कहते हैं आपको अकल नहीं है। आप सब सामने सबके घरों में यही हाल है, क्या आपको पता नहीं? आप आज बच्चे माँ आपको कह देते हैं आप बेवकूफ हो, पापा को भी कह देते हैं। लेकिन उस जमाने में तो लोग खुलकर कह भी नहीं सकते थे ना। नहीं जब नहीं कह सकते थे, जब एक रिस्पेक्ट है, फादर फादर है, मदर मदर है, तो वो रिस्पेक्ट थी, उन्होंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है वो है। लेकिन आज तो सब आर्ग्यूमेंट करते हैं पूरा, इतना सा बच्चा भी करता है। हाँ ये तो है, उसको भी सब कुछ पता है। तो आज तो बच्चे कह देते हैं आप बेवकूफ, आपकी समझ में नहीं आता आप हमें कभी समझ ही नहीं पाओगे। कि आप अपने पेरेंट्स से अपने ओपिनियन आप उस टाइम पर रख पाती थी? आपके पेरेंट्स सुनते थे, आपके पापा मम्मी? हाँ मेरे पापा मम्मी, मैंने बताया ना हमारे पापा के साथ बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी थी, लेकिन ये आज भी है, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, तो वो हमारे लिए आज भी, और सच में हमें लगता है कि वो गलत नहीं थे कहीं भी। रूपम आप? मुझे लगता है अब इस जनरेशन में, जैसा मम्मी ने बोला कि पेरेंट्स भी सजेशन लेते हैं बच्चों से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ आपके पेरेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं, एक जनरेशनल गैप है। सो जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपके पेरेंट्स भी ग्रो करते हैं। जो चीज़ आज से 10 साल पहले उनको लगती होगी कि नहीं शायद ऐसा नहीं करना, अब उनके विचारों में वो परिवर्तन है। ये तो आप कभी कहती है मम्मी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है मैं बता रही हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, पापा आपको समझ में नहीं आ रहा, तब क्या होता है? कैसा होता है मम्मी, कैसा रिएक्शन होता है? मम्मी तो बहुत सुलझी हुई है, मम्मी तो ऐसे मम्मी तो आ जाएंगी जैसे रणवीर सिंह आ जाता है ना उसमें, दिल धड़कने दो में, हाँ तो आओ बात ही कर लेते हैं, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ अच्छा, तो ये फिर मम्मी का भी, क्योंकि तर्क वितर्क दोनों ही तरफ से होते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर अच्छा ये हो गया, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का बताओ। हाँ पूरी बात बताओ। मतलब उनका हर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन रहता है कि कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जो बात करने से नहीं उसका सुलझाई जा सोल्यूशन ना सकती। निकले बातचीत से, तो फिर इन द एंड क्या होता है? आपकी बात मानी जाती है? जहाँ पे माननी चाहिए वहाँ पे मानी जाती है, जहाँ पे मुझे मानना चाहिए वहाँ पे, तो वो बैलेंस बना रहता है। तो कभी ऐसा होता है कि आप समझाने की बहुत कोशिश कर रही हैं हाँ। लेकिन मम्मी को नहीं समझ में आ रहा है? वो मुझे लगता है कि या तो 2 दिन बाद उन्हें समझ आ जाता है या 2 दिन बाद मुझे समझ आ जाता है। तो रिबेलियस कौन है अब आपके सिबलिंग्स में? मैं और दोनों भाई बहन वो खूब आराम से बढ़िया। कहना सुन लेते हैं। वो बढ़िया बच्चे। तो आप जैसे कि हमने आपकी शादी हो गई, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? अब मुझे 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो जाएंगे। मई तो में। आप मम्मी के साथ मतलब हस्बैंड के साथ में ही हाँ रहती जी। हैं? तो अभी आप हस्बैंड के साथ वहां से आ रही है अपने हाँ in-laws के हाँ घर से? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। मतलब हम दोनों रहते हैं, इन लॉज अपने यहाँ पे रहते हैं, उनका खुद का भी घर है और भी तो सिबलिंग्स है। इन-लॉज ये दिल्ली के ही गुड़गांव में रहते हैं? नहीं नहीं, वो हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में? हम गुड़गांव में रहते हैं क्योंकि दोनों जॉब कर रहे हैं। अच्छा, हरियाणा में कहाँ, मतलब गुड़गांव के आसपास? नारनौल।
कहाँ पर? नारनौल, हरियाणा में, बहुत मतलब दूर है। अच्छा दूर है। अच्छा हरियाणा का सिर्फ हमें सिर्फ फिर मुझे पता है, गुड़गांव पता है, और ज़्यादा कुछ पता नहीं है। गुड़गांव से आगे, हाँ गुड़गांव जी। से आगे है। तो फिर आपका, जब आप ओपन माइक करती तो आपका हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है? जब आप ओपन माइक या फिर आप एडॉक्स करके आती है तो क्या रिएक्शन होता सी है? जो मेरा जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, टच वुड। तो मैं अगर नहीं कर रही होती तो वो मुझे बोलता, अरे बहुत दिन हो गए, तुम्हारा कोई इवेंट नहीं हुआ, क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तो He is आप that कुछ लिखती हैं person. तो उनको बताती हैं कि हमने ये लिखा हाँ, है, वो और वो बोलते खुद मेरे को बोल, समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी लिखा है अच्छा लिखा होगा। तो वो क्या करते हैं? वो भी इंजीनियर इंजीनियर है। आपकी कंपनी में? नहीं नहीं नहीं, दूसरी डिफरेंट। कंपनी में, हाँ वो भी जी, गुड़गांव में काम हाँ करते जी। हैं। तो जैसे आप बाहर भी जाती हैं, दिल्ली से बाहर भी जाती हैं? हाँ, तो मैं यूजुअली हम प्लान करते हैं कि साथ चले जाएं, लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो कोई तो ऐसी आप कोशिश करती हैं कि सैटरडे जब आपका वीक ऑफ हो, सैटरडे और हाँ, संडे तब को ही सब जाएं, कुछ तो फिर अलाइन उनका हो भी जाए। वीक ऑफ होता होगा। हाँ हाँ। तो आप इंडिया के बाहर भी जाती हैं कि इंडिया में मैं ही आपने इंडिया किया के है? बाहर भी गई हूँ। अच्छा, कहाँ इंडिया, क्या किया है वहाँ पर? मतलब ये ओपन वियतनाम। माइक थ्रू ही नहीं, गई है? कल्चरल प्रोग्राम था, इंटरकल्चरल प्रोग्राम था, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए थे, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्सचेंज प्रोग्राम में। सो इंडिया से 4 लोग थे, मैं भी थी। सो वियतनाम वो तो मैं कॉलेज के बाद ही गई थी, और उसकी तो जर्नी भाई आप पूछो ही मत। मम्मी आपको याद है कैसे फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लास्ट मोमेंट पे फ़ोन आ रहा है, सब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, फिर फ्लाइट कैच करेगी या नहीं। अब सब लोग एयरपोर्ट के बाहर है, मैं अंदर हूँ, और मेरे को मैं बात कर रही हूँ कि नेक्स्ट फ्लाइट। सो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू वियतनाम। वियतनाम। तो दिल्ली टू कोलकाता वाली जो फ़्लाइट थी वो हो गई डिले, क्योंकि वेदर 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 की वजह फ्लक्चुएशंस से। की वजह से दिसंबर में गई थी मैं। तो अब डिले हो गई, मैसेज आया, हम लोग सब पैक वैक करके फिर भी बोल रहे नहीं फटाफट पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पहुँचे, उन्होंने बोला कि नहीं ये फ़्लाइट तो अब कैंसिल ही हो गई है, जो ऑनवर्ड फ्लाइट है उसमें भी पता नहीं। तो और आपको लेकिन कोलकाता तो सेम टाइम पे ही पहुंचना है ना, क्योंकि ये वहां से आपकी, तो आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है। ओह, लास्ट मोमेंट पे आई डोंट नो हाउ उन्होंने बोला या यू कैन गो। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत बहुत वहाँ पर बहुत क्या क्या, अमेजिंग। मतलब कौन कौन से इवेंट आपने ये? वहाँ पे ना एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ते हो, समझते हो, या क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं, उन चीज़ों के बारे में बात होती है। तो आपने किन किन चीज़ों पर बात की? वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो वियतनाम के कल्चर से हमें वहाँ के विलेजेस में लेके गए कि वहाँ पे कैसा माहौल है। उसके बाद सबको डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर दिया, जो कि इंटरनेशनल टीम्स थी, कि हर कंट्री से एक बंदा एक टीम में आए। उसके बाद सब को प्रोजेक्ट्स देते थे कि आज हम कार्बन फुटप्रिंट पे बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे कि किस तरीके का है, और लास्ट डे होता था कल्चरल प्रोग्राम। सो हर कोई अपने अपने कंट्री का एक स्टॉल लगाता है, एंड देन वहाँ पे म्यूज़िक डांस सब कुछ होता है, बट सब कुछ कल्चरल, आपने आपको अपना क्या किया कल्चर। उसमें फिर? हम लोग तो यहाँ से कोलकाता से जा रहे रसगुल्ले लेके गए थे। अच्छा, तो स्टॉल पे आपने रसगुल्ले लगाए? रसगुल्ले लगाए हमने, एक साड़ीज और डिफरेंट आउटफिट्स लेके गए थे, तो फैशन शो टाइप किया, सबको एंगेज किया। तो आपने वॉलंटियर भी आप? हाँ, पहले इंडिया में हुआ था तब मैंने वॉलंटियर किया था। उसके अच्छा, बाद जब वियतनाम में हुआ, सो दे तो आप कॉल्ड मी। वियतनाम, इसके अलावा भी कोई कंट्री आप? हाँ, मैं थाईलैंड गई हूँ, इंडोनेशिया गई हूँ। क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन इज विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो वो वर्ल्ड लेवल पे करते हैं। अच्छा, उनके थ्रू आप गए हो? पहले के मुकाबले आज करियर लड़कियों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए। क्या आपके समय में भी ये बदलाव महसूस हुआ था? नहीं, हमारे टाइम पे स्टडी में तो फ़र्क आ गया था कि भाई लड़कियों को पढ़ाना है, लेकिन हर एक लड़की को जॉब करनी है, इतने ओपन माइंड नहीं हुए थे। क्योंकि मेरी जैसे एमए करने के बाद शादी हो गई थी, तो ससुराल वालों ने कहा नहीं हमें जॉब नहीं करानी, तो मैंने कहा डिग्री भी नहीं लानी। इसलिए लेने ही नहीं बिना गुस्से में गए। डिग्री नहीं लेकर आई? डिग्री नहीं लेके आए। तो आपने पापा से बोला था कि मुझे जॉब करनी है, मेरी शादी थोड़े दिन के बाद कर दीजिए, थोड़े नहीं, सालों वो बाद नहीं, कर दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं वो बोला? डिसाइड जैसे पेरेंट्स ने किया, जो कि इनको इनका बस मास्टर्स हो जाए, बस मास्टर्स के बाद और शादी करनी है? हाँ, मतलब जब पढ़ना है मुझे एमए करनी है, कर लो कोई बात नहीं। छोटी सिस्टर ने बीएड की, ऐसे कुछ वो है प्राइवेट स्कूल में अच्छा, वो टीचिंग, पढ़ाती हैं वो? टीचर है छोटी वो। जो और छो,
छोटी दूसरी बहन। सिस्टर, 2 सिस्टर्स हैं आपकी, दोनों पढ़ाती हैं? नहीं, बड़ी नहीं एक पढ़ाती पढ़ाती। हैं। बीए बड़ी ने भी किया, उसने फिर आईआईटी से कोर्स भी किए, पर वो ऐसे उसमें चली गई क्योंकि जीआजी की जो सीआईएसएफ में ऑफिसर थे, तो वो तो साथ साथ रहती हाँ, थी, वो तो फिर वो कर ट्रांसफर। उसे समय भी नहीं मिला उतना। ये बात रही। तो शादी के बाद आपने अपने हस्बैंड से नहीं बोला, अंकल से, कि नहीं मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, कुछ पीएचडी नहीं करनी नहीं, है या फिर मुझे जॉब करनी है? एक्चुअली आप जॉइंट फैमिली में चले गए, 3 बहन भाई उनके छोटे थे, उनसे छोटा भाई था, फिर 2 सिस्टर्स थी, फैमिली में इतने वो हो गए, फिर बच्चे आ गए, बस टाइम कैसे निकलता गया पता ही नहीं लगा। अपने लिए टाइम नहीं मिल पाया आपको? आज के दौर में आपको क्या लगता है लड़कियों के लिए जॉब क्यों इतनी ज़रूरी है? नहीं, लड़की के लिए जॉब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर घर कैसे मैनेज होगा? मिलके संभालेंगे। अब वही चेंज है ना, अब हम इन लड़कियों के लिए जॉब की वो करते हैं कि भाई इनको जॉब मिले, ये काम करें, इनको जो हस्बैंड मिले वो इनका सपोर्ट करें, गृहस्थी ऐसे बसाएं। तो हम अपने बेटे को भी वही संस्कार दे रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर वो है तो फिर एडजस्टमेंट करके रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई पहले की तरह के काम है तो सिर्फ लेडीज़ को ही करना है, जेंट्स काम ही नहीं करेंगे क्योंकि घर का काम है वो। जब आप रूपम की शादी आप फिक्स कर रही थी, आपने ये पूछा था कि नहीं मेरी बेटी तो जॉब करेगी, नहीं, तो हाँ, मैं ये शादी हमने नहीं करूंगी? ना, हाँ, ये हमने पहले ही सबको, मतलब जब भी हम किसी लड़के से बातचीत करने के लिए जाते थे तो ये था कि भाई लड़की इंजीनियर है और नाइट शिफ्ट भी हो जाती है तो जॉब करेगी वो। अगर ये चीज़ें आपको ठीक लगती हैं तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। तो आंटी, आपको ये लगता है कि हर पेरेंट्स को ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही सोचना चाहिए? मोस्टली पेरेंट्स नहीं सोचते हैं कि नहीं बस शादी कर दो, ठीक है, ये आपके ऊपर, आपकी कॉल है कि आप अपनी बीवी से काम जॉब कराओ, नहीं या कराओ। ना नहीं नहीं करवाओ। नहीं नहीं नहीं, हमने पहले ही ये चीज़ें कह रखी थी कि भाई लड़की जॉब करती है, इंजीनियर है, कभी नाइट शिफ्ट भी हो जाती है, ऐसी बात ये नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करके ही चले थे। अच्छा, पहले से आपने बता दिया था, हाँ, क्लियर अब जैसे इसकी ससुराल नारनौल में रहते हैं, उनका बिजनेस है अपना, साड़ी वगैरह इन चीज़ों का, ओढ़नी पीली वगैरह का बिजनेस है। तो हम लोगों ने उनसे बात कर ली थी भाई एक तो लड़का इधर जहाँ जॉब होगी वहीं रहेगा, और अगर ये चीज़ें ठीक है तो ठीक है। अब तुम वहाँ रहने को, तो वहाँ तो दिल्ली की लड़की वैसे भी नहीं रह पाएगी, और तुम कह दो छोड़ के जॉब आ जा, तो ये ना, ये क्लियर करके ही आगे बढ़े थे। तो आपने और लकीली उन लोगों की सोच भी ऐसी है कि उन्होंने भी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया। मोस्टली देखा गया है कि जो इन-लॉज होते हैं वो कहते, उस टाइम तो बोल देते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है शादी के टाइम पर, फिर बाद में वो मुकर जाते हैं। नहीं, टच नहीं, वुड, ऐसा नहीं। वो पहले था, अब नहीं है। अब और सच्चाई ये है, अब सरवाइव करना भी, जब तक दोनों नहीं अर्निंग है तो सरवाइव भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी लग्जरी लाइफ सब जीना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत भी हो गई है। लड़कियां भी लग्जरी लाइफ जीना चाहती हैं, तो अपने शौक कैसे पूरे करेंगी? हाँ, शौक कैसे पूरे करें? हस्बैंड शौक पूरी नहीं कर सकता है। मतलब और करना भी नहीं चाहिए ना, एक इंसान पे प्रेशर नहीं हो रहा है। बाउंडेशन तो हो जाती है ना, एक इंसान घर में अगर एक ही इंसान अर्निंग कर रहा है तो वो तो अपने हिसाब से चलाएगा ना घर गृहस्थी को। हाँ, तो अभी रूपम आपका कैसे बॉन्ड है अपनी आपके हस्बैंड के साथ? अरे उनके साथ तो बहुत इक्वल वाला बॉन्ड है कि हम दोनों कमा रहे हैं, हम दोनों अपने काम कर रहे हैं, हम दोनों की शिफ्ट कभी कभी अलग हो जाती है, तो जो जब घर पे है वो घर का काम मैनेज कर रहे हैं। तो आपके इन-लॉज आपके घर आते हैं? हाँ, आते हैं। तो कैसा इन-लॉज के साथ कैसा उनको bond भी है? ये पता है कि ये दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। और जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो भी ऐसी हैं कि जैसे वो आती हैं तो बल्कि हम दोनों आराम से बैठ जाते हैं कि चलो अब वो हमारी हेल्प कर देंगे हर वो चीज सारे में। काम करेंगी आकर? वो हेल्प कर देती हैं Help बहुत करती ज्यादा, हैं, तो खाना हम बना दोनों, देती होंगी। हाँ, जो हम दोनों ऐसे बैठ जाते हैं कि चलो अब हमारा आराम है। लेकिन हाँ, पहले तो नहीं थी, पहले नहीं थी, लेकिन अब वो है, ये कुछ चीज़ बनाती है, फोटो क्लिक करके मुझे भेजते हैं, देखो मम्मी आज रूपम ने ये बनाया है, चलो करो एंजॉय। नहीं, ये मैंने भी देखा है कि आज के टाइम की जो मदर इन लॉज है, सास है ना, ज़्यादा चिल हो गई हैं, पहले के ज़माने से बहुत चिल हो गई हैं, बहुत कूल तरीके से काम करती। अब मेरी मदर इन लॉ है, वो, अब मैं ऑफिस आती हूँ,
वो सारा काम कर लेती है, जबकि मैं उनको मना भी करती हूँ। कहती मैं क्या करूँगी घर में, वो कर लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं, वो सुबह नाश्ता भी बना देंगी मेरे लिए। लेकिन पहले ये था पहले नहीं कि होता था ऐसे। आप अगर घर से जा रहे हो तो बना के जाओ, हाँ। और ऐसे टाइम पे आ जाना जब उन्हें खाना होगा तो आपको ही बनाना होगा। मतलब मेरे को ये लगता है, मैं तो मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी तो फिर पहले क्या होता था कि अगर जैसे कोई लेडी बाहर जा रही है, शादी से पहले के ये लोग भूखे रहते थे, जो इनको अब इनको ये आदत पड़ गई कि कोई बनाए खाना। शादी से पहले भी तो कुछ खाते होंगे। मेरी मदर इन लॉ समझिए कि एक नहीं, जैसे कि लेकिन माँ होती है ना, देखो, माँ की तरह वो ट्रीट करती हमारी है। सास ने ऐसा नहीं है, हमारे सामने चाहे जितना मर्जी काम किया हो, लेकिन जैसे अगर हम कहीं चले गए तो वो ऐसे काम छोड़ के नहीं बैठी होती थी कि भाई ये आएगी तो रोटी बनाएगी तो हम जब ही खाएंगे। ऐसे बहुत से घरों में ऐसा भी था हाँ, कि भाई, अभी भी है, हाँ, बहुत कि से भाई, घरों में ऐसा कि है। भाई जब वो आ जाएगी तभी बनेगी, नहीं तो चाय के लिए भी बैठे हैं, जब आ जाएगी तो चाय बनेगी, वो फिर पी मतलब लेंगे। मेरी दादी वो मैनेज कर लेती थी पीछे मैनेज से। करती थी वो, हाँ। जब सब सारे काम करती थी तो चाय बनाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो ऐसे नहीं था। वो जैसे अगर हम नहीं हैं तो इंतजार नहीं हो रहा होता था, एक टाइम के बाद वो बना हुआ मिलता था आपको, कि ये नहीं था कि आपको इंतजार जा। नहीं करती थी। लेकिन हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के थे, मदर इन लॉ ऐसी कि वो इंतजार करती रहती थी कि आएगी कि नहीं आएगी, और बॉन्ड भरवा के ही भेजती थी कि भाई इस समय तक आ जाएगी ना, बॉन्ड भरवाती थी। कि इस समय तक आ जाना और खाना बनाना है। तो आज के टाइम में भी ऐसी सास है, नहीं, होती मतलब है। मेरी सिस्टर इन लॉ भी थोड़ा टाइम तो हो गया उनकी शादी को भी, ऐसे मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तब उनका ऐसा ही था। मतलब उस आपके टाइम में सासें बहुत खड़ूस होती थी। नहीं, मेरी सास उस टाइप की नहीं थी ना, मेरी मम्मी भी ऐसे नहीं करती थी कि भाई भाभी गई हैं तो वही नहीं बनाएंगी। मोस्टली सासें होती लेकिन थी। आप मतलब मेरे मायके में ये होता था, जैसे मेरी भाभी चली जाती थी तो भाई वगैरह खुश होते थे, कहते आज मम्मी आपके हाथ की सब्जी खाएंगे। अच्छा, ऐसा होता था, बहुत टाइम से बेकार सब्जी खा ली। मतलब ऐसे तो नहीं कहते थे बेकार खाइए, नहीं, मतलब लेकिन उनकी कहते थे थिंकिंग ऐसी कि होती है, आज मम्मी के हाथ का खाना आज खाएंगे। मम्मी आप आज आप आलू के परांठे बनाओगे पहले वाले। क्योंकि माँ के हाथ का खाना दुनिया का खाना एक तरफ हो जाता है, और मम्मी माँ का के हाथ का हाथ खाना का खाना एक तरफ हो जाता है। तो वो इस तरीके से करते थे। पहले की पीढ़ी में लड़की की शादी एक बड़ा इशू होता था। कहते थे कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। जब आपके बच्चों की शादी का वक्त आया तब आपने भी यही प्रेशर महसूस किया, या आपने सोचा कि अभी इस वक्त मेरे जो बच्चे हैं उनकी जो स्टडीज़ है वो ज़रूरी है, शादी अपने समय पर हो जाएगी? नहीं नहीं, हमने तो पढ़ाया, और हमारा मेन मोटिव ये था जब तक जॉब में ये सेटिस्फेक्शन अपना नहीं दे देंगे हमें, तब तक शादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी तो भाई करनी थी, ऐसा नहीं था कि शादी का दिमाग में नहीं था, लेकिन शादी का दिमाग में था। लेकिन ये था कि जब ये सेट हो जाएंगे, जब ये कह देंगे हाँ भाई, अब देखो वैसे सेटिस्फेक्शन जॉब हो या कोई भी चीज़ हो कभी ज़िंदगी में नहीं होता, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये कि भाई हाँ, जॉब वगैरह जब ये जॉब में भी अपने वो हो जाएंगे तब। अब ये इंजीनियर है, छोटी बेटी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। ओपन माइक और क्रिएटिव इवेंट्स में वुमेन सेफ्टी और कंफर्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी कभी क्राउड का वाइब बिल्कुल ही एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। लैंग्वेज भी बोल्ड या ऑफेंसिव हो सकती है। ऐसे में क्या आपने कभी किसी ऐसी सिचुएशन को फेस किया कि जहां एनवायरनमेंट या सेफ्टी को लेकर थोड़ा ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल फील हुआ हो? टच वुड ऐसा कभी फेस नहीं किया, बट आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर आप किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई भी जाएगा, तो मैं ये बोलूँगी कि आप पहले ऑर्गेनाइजर से बात करिए कि किस तरीके का इवेंट रहेगा, किस तरीके के लोग वहाँ पर होंगे और आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। फिर उसके बाद आप अपना सेट चूज़ कीजिए कि आप किस तरीके का कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं। वो तो है ही ऑफ कोर्स, जो लोग सुन के खुश हो जाएंगे, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एथिक्स इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। ओके, नहीं, आपका तो सब ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपने कंटेंट भी सही चूज़ किया है, लेकिन आप एक परफॉर्मर हैं। अगर पहले वाले ने कुछ कंट्रोवर्शियल बोला हो तो क्या आपको लगता है कि लोग आपको भी उसी तरह से लेंगे या आपको उसी तरह से देखेंगे? जैसे आसपास हुआ है वही मैंने बोला ना कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे आपको क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी पड़ेगी। वो है आपके नॉन नेगोशिएबल्स, बीइंग अ वुमन और अ मैन,
कि भाई ये चीज़ तो नहीं होगी। बहुत से ऑर्गेनाइजर्स आपको सामने बोलेंगे कि नहीं, अब आप ऐसे इवेंट में जाओगे तो इतना तो होगा ही। सो आपको वहाँ डिसीजन लेना है कि क्या आप ओके हो अगर इतना हो तो। और रैंडमली अगर किसी ने कुछ किया तो वहाँ पर भी मोर देन यू एज एन आर्टिस्ट आप तो ग्रेसफुली कोशिश करोगे कि वहाँ से निकल जाओ, लेकिन आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजर्स या बाकी के लोग किस तरीके से आपका स्टैंड ले रहे हैं। क्या आपके किसी जान पहचान वाले परफॉर्मर के साथ कभी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है? हुआ है ऑकवर्ड इवेंट कि जैसे कॉलेज इवेंट में गए हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या कोई बॉटल फेंक दिया, कुछ कर दिया, तो वहाँ पर कॉलेज फैकल्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स, बाउंसर्स होते हैं हर इवेंट में और इसीलिए डिस्टेंस होता है ऑडियंस और स्टेज के बीच में, और जिसका रास्ता होता है बैक स्टेज से। जब आप सारे आर्टिस्ट के बीच में तब तो ये होना बहुत मिनिमल हो जाता है, क्योंकि सबका इंटेंशन ये है कि वो सुना दें या सुन ले। बट जब आप लाइव ऑडियंस के साथ हैं जहाँ पे 500 600 हज़ारों की भीड़ है, तो आपको वहाँ पे किस तरीके से आपको अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। देखिए बाउंसर्स ऑल्सो, स्टेज की एंट्री हमेशा बैक स्टेज से होती है, फ्रंट से नहीं होती कि कोई उछल के आ ना जाए। उसके बाद आप यूड ऑल्सो कॉन्टैक्ट अदर पीपल, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको लीगली भी जाना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी। क्या आप अपनी पर्स में सेफ्टी के लिए कुछ रखती हैं? पी सेफ एंड पेपर स्प्रे, 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं, क्योंकि मेरे को पब्लिक वॉशरूम्स नहीं पसंद, और पेपर स्प्रे इसलिए कि कुछ नहीं है तो आप यू कैन यूज़ इट। ये किसी ने आपको सजेस्ट किया था या आपने खुद ही डिसाइड किया? नहीं, ये ना एक्चुअली जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उसके अंदर विमेन सेफ्टी ड्रिल हुई थी, तो उन्होंने सबको पैकेजेस दिए थे, पेपर स्प्रे पैकेजेस एंड ऑल्सो स्मॉल नाइफ, जो बटर नाइफ से थोड़ा ज़्यादा उसका था, शार्प था, और वैसे नॉर्मल नाइफ से कम। और सेफ्टी ड्रिल्स आजकल तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट से नहीं है वो भी पेपर स्प्रे कहीं से भी आप खरीदो और अपने पास रख लो। एंड दूसरा, फ़ोन है हम सबके पास, फ़ोन में आप इमरजेंसी डायलर पे रखो किसी को। जब आपने बाहर जाना शुरू किया था तो क्या आपकी जो फैमिली है या आपकी जो मम्मी हैं उन्होंने आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में कोई एडवाइस दी थी? हाँ, उन्होंने बोला कि बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, वहाँ से भाग के आ जा। नहीं निकल सकते, फ़ोन कर दो, किसी ना किसी के थ्रू मैसेज पहुँचा दो। और आप मानोगे नहीं, किसी किसी इवेंट में तो मेरे पास हर 2-2 घंटे में भी फ़ोन आए हैं। अब वो तो वजह इनको पता होगी, उस टाइम पे तो ये पूछती थी कहाँ है? नहीं, थोड़ा सा जैसे अगर टाइम बता के गए हैं कि भाई इस टाइम तक हम आ जाएंगे और नहीं आ रहे हैं तो फ़ोन तो, और फिर मैं तो अगर एक बार फ़ोन पे लग जाती हूँ तो फिर मैं हर 5 मिनट में करती हूँ। टेंशन हो जाती हाँ, है। जब तक बातचीत ना हो जाए। एक बार बात हो अभी जाए। अभी जैसे अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, घर में भी होते हैं। एक बार मैं फ़ोन मिलाऊंगी, फ़ोन पिक नहीं किया, दोबारा बहुत जल्दी कर दूँ, क्योंकि आप तसल्ली तो कर लिया करो। मैंने कहा नहीं, ऐसे तसल्ली नहीं होती, तुम एक मैसेज छोड़ दो, भाई हम इस काम में हैं, कोई बात नहीं। लेकिन चिंता हो जाती है, क्या हो गया, पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन पिक कर रहे। क्या आपके ज़माने में भी ये सेफ्टी कंसर्न्स थे? जैसे जब आप दिल्ली में कहीं जाती थी तब क्या आपके साथ हमेशा कोई होता था? हम लोगों ने जैसे कॉलेज किया, मैंने रेगुलर ही कॉलेज किया था, तो उसमें हम लोग, हमारी तो खैर स्पेशल बसें चलती थी, बस से ही जाना, क्योंकि हमने कॉलेज जिया जैसे स्कूल होता है ऐसे। कॉलेज की बसें हैं, कॉलेज की बस में जा रहे हैं, हमारा टाइम फिक्स है, स्कूल टाइम होता है ना, जैसे ऐसे कि भाई आप जा रहे हो, आ गए घर में, ख़त्म हो गए। और फिर बता रहे हैं ना, पहले पेरेंट्स का एक डर खौफ ऐसा होता था, क्योंकि मोबाइल तो सिस्टम था नहीं कि भाई हम देर हो जाएंगे तो हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे उन्हें, तो करते नहीं थे। हाँ, कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो घर में बता के भाई आज हम पिक्चर देखने जाएंगे और ये लोग जा रहे हैं, तो गए हैं, हम ऐसे नहीं है कि मैं नहीं गए, लेकिन घर में बता के। इतना खराब माहौल नहीं था। और बताया ना, जैसे अब मैं तो खैर गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो गर्ल्स ही जाते थे हम साथ में, और बता के चले गए, आ गए घर में। तो बस। आंटी ये पहले से जो सिक्योरिटी और अभी में कितना फर्क हो गया है? लेकिन अब सिक्योरिटी गंदगी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले इतनी, मतलब देखो, हर हर उसमें समय में ये तो है नहीं, हमारे से पहले भी जो जनरेशन थी, गंदगी जब भी थी, हमारे टाइम में भी थी। आज तो शायद बहुत हो गई है, लेकिन लोग समझदार भी बहुत हो तो गए हैं। इसका सबसे बड़ा आंटी आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इसका सबसे बड़ा? इसका रीजन ये है, फैमिली से ही मैं मानूंगी कि फैमिली
अपने बच्चों को ही, क्योंकि बच्चे को आज मैं देखती हूँ बच्चों को इतना जिद्दी बना रखा है ना, तो वो बचपन से फिर जिद पड़ने में जो चलते हैं, फिर बस उनकी, और एक ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है, मतलब जो उनको नहीं चाहिए होता है वो भी वो भी पेरेंट्स दे रहे दे हैं, रहे हैं। जिसकी वजह से ये चीजें और ज्यादा रिजेक्शन बढ़ती हैंडल है। नहीं हो रहा लोगों से कि Rejection मेरे नहीं है। घर पे किसी ने मुझे ना नहीं बोला, इसने मुझे इसने कैसे कैसे बोल मुझे ना दिया। बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं एंटाइटल्ड हूँ, मुझे जो पसंद आएगा मैं उस चीज को छू सकता हूँ, मैं एंटाइटल्ड हूँ ये करने के लिए। ये थॉट प्रोसेस है। इन सब चीजों की वजह से ज्यादा तो इसीलिए प्रॉब्लम जैसे क्रिएट हो रही है। अब नहीं, घरों में जैसे बच्चे भी कम है तो शेयरिंग की आदत नहीं है, और फैसिलिटी इतनी दी जा रही है कि इवन ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मतलब साधन भी नहीं है, लेकिन बच्चे ने बोल दिया तो कहीं से भी हमें ला के देना है ऐसे। हाँ, राइटर्स ब्लॉक जैसा कुछ नहीं होता। वो ये होता है कि जैसे आपको हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है, आपके थॉट्स को भी हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है। सो राइटर्स ब्लॉक ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उस टाइम में मुझे अच्छा लगता है कि मैं कंटेंट कंज्यूम करूँ, या तो कुछ किताबें पढ़ ली या फिर कुछ ऑनलाइन देख लिया। वो राइटर्स ब्लॉक होता ही इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट नहीं है जिसके ऊपर आप काम करना चाहो। तो या तो आप वो थॉट अंदर ढूंढो, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर कुछ और ऑटोमेटिक राइटिंग जैसा कुछ करते हैं, लेकिन आप किताबें पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि जेलेसी की बजाय अगर आप फेलो राइटर्स को या फेलो कंटेंट क्रिएटर्स को अपने बेस्ट फ्रेंड्स लेके समझोगे, तो आप उनका काम देखोगे तो आपको कहीं ना कुछ इंस्पिरेशन मिल मिल जाएगी। जाएगा। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के नंबर्स और दूसरे लोगों के इवेंट्स देखकर क्रिएटिव्स के बीच अपने काम से डिससेटिस्फैक्शन या डिप्रेशन होने का रिस्क बढ़ गया है? नहीं, बुरा तो कभी कभी लगता है कि यार मेहनत सब इक्विवेलेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि हमेशा आपको अपने से ऊपर देखो इंस्पिरेशन के लिए, और नीचे देखो ये सोचने के लिए कि आप कहाँ तक आए हो। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जिन्हें वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे मिली है। तो फिर अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कम टैलेंटेड है और उसे बहुत कुछ मिल गया, तो मैं भी कंप्लेन नहीं कर सकती ना। ये तो हिपोक्रेसी हो गई। क्या आप लोग साथ में शॉपिंग करते हो? क्योंकि कुछ कहते हैं कि मम्मी के साथ शॉपिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कभी होता है कि अरे इतना क्यों तुम महंगा ले आई। तो आप दोनों का कोई शॉपिंग का एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सको? हाँ। हम लोग साथ भी करते हैं, और अलग भी करते हैं। अलग अलग भी करते हैं। अलग जब इन लोगों को कुछ लेना होता है तो वो चीज़ आ जाती है, फिर ये अच्छा ले लिया, मुझे पता होता है, लेकिन कितने का है, नहीं ये तो इतने में वो स्कीम वगैरह में मिल रहा था ना, सेम। मुझे पता होता है। कर देंगे, आ गई वो बात। नहीं, मुझे पता होता है कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं उस समय चुप रहे, तो ये मम्मी स्कीम में मिला है 50% था, ये था। मैं समझ जाती हूँ कि जैसा 50% था वैसा ठीक है, लेकिन इस बात को बढ़ाते नहीं हुआ, मतलब वो हाँ, मुंह पे बोल देती हैं कि मुझे पागल मत समझो, मुझे पता है ये कितने का आता है, कोई बात नहीं। पर तुमने ले ले लिया लिया। ना, ठीक है। सही किया। रैपिड फायर क्वेश्चंस है, वो वन लाइनर्स है, फिर उसके आपको आंसर्स करने हैं, ठीक वन है? लाइन में? हाँ, वन वर्ड में, ठीक है, 1 वर्ड। ठीक है। रूपम, आप ये बताइए कि अगर आपको खुद को 3 शब्दों में डिफाइन करना हो तो आप क्या क्या कहेंगी आप? कॉन्फिडेंस, करेज एंड फियरलेसनेस। ओके। और आपको क्या पसंद है, कविता पसंद है कि कहानी पसंद है? कहानी। आंटी, आपको क्या पसंद है? मुझे दोनों ही पसंद है। एक बताना एक है बताना यार, है, एक यही तो बताना गेम है। है। आपको कविताएं अच्छी लगती है कि कहानियां अच्छी लगती हैं? कहानी मानो। कहानियां अच्छी लगती हैं। अच्छा। एक ये बताइए कि जब आप स्टेज परफॉर्म कर रही होती हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक का, एक शब्द में बताना है आपको। मैजिकल। अगर कोई ये कहेगी कि रूपम आपकी लाइफ पर मुझे किताब लिखनी है, तो आप उसका टाइटल क्या रखेंगे? मिस्टीरियस। गुड, गुड टाइटल। जैसे कि आप जब बात कर रही होती हैं या फिर आप ओपन माइक पर होती हैं या फिर आप कुछ लिख रही होती हो, सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड आप यूज़ करते हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो वर्ड मेरे को लगता है कि अलग अलग वर्ड अलग अलग टाइम पे मेरे पास चिपक जाते हैं। जो अभी करंट चिपका हुआ है अर्श,
कौन सा? अर्श, अर्श। अर्श आसमान। आसमान। अच्छा, तो आपने अपने पोएम में, कविताओं में अभी तक यूज किया हुआ यूज, है? हाँ। अच्छा, फिर आप ये बताइए, आपको आप जो लिखती हैं वो रात को लिखती हैं या दिन में लिखती हैं? किस क्या पसंद है, रात को लिखना पसंद है कि दिन में? रात को, रात पर को। थॉट्स कभी भी आ जाते हैं। अच्छा, तो आपको ये बताइए, आपको फिर एक क्वेश्चन आंटी से भी है और आपसे भी है कि आपको कविताएं पसंद है कि शेर सुनना पसंद है या फिर कहना पसंद है? शेर और इसका शायरी। जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत लोगों को नाराज कर दूंगी। नहीं नहीं, आप ये तो अपनी पसंद है ना, आपको क्या पसंद है? शेर पसंद है। आंटी आपको? शेर पसंद शेर है। पसंद है। पहले तो मैं मतलब कोशिश की थी, जब उस टाइम पे थी मैं लिखती भी थी कुछ, हाँ हाँ लेकिन वो हमेशा मीटर में ही लिखती हैं, उनको ये स्पोकन वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। हाँ, ये तो अभी अभी शुरू हुआ है, हाँ। 6-7 सालों में शुरू हुआ है। तो तो अनुपम, एक चीज ये बताइए कि अगर आज के टाइम में आपको कोई सुपर पावर मिल जाए हम्म। तो उसका क्या करेंगे आप, उस पावर का? मैं ओमनी प्रेजेंट हो जाऊंगी अच्छा, हर जगह। और आंटी आपको मिले तो आप क्या करेंगी? मेरे आसपास वाले सारे खुश हो जाए। अरे यार। सबको खुश कर देंगी? मैंने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा अपने लिए, मैं ये कहती हूँ बच्चे खुश रहे, परिवार खुश रहे, जो मेरे आसपास है वो सब खुश रहे, सबको खुशियाँ दे दे भगवान। अच्छा, ये तो बहुत बहुत आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली है। हाँ। रूपम, ये बताइए कि आपका कोई जो आपने टेड टॉक की हो, अ, उसमें कोई कहे कि मूवी बनानी है, तो आप उसमें हीरो हीरोइन किसको रखेंगे? मतलब बेसिकली हीरोइन किसको रखेंगे आप? और कौन मैं सी खुद आपकी कौन सी ऐसी टेड टॉक है जो आपको सबसे अच्छी लगती है और उसमें आप हीरोइन रखना चाहेंगे आप? सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, वो मुझे बहुत पसंद है। ये वो वही वाली कहानी है, टेड टॉक है, जो मैं आपको बता रही थी कि वियतनाम वाली जर्नी हुई, हाँ उसमें हाँ, बहुत उतार चढ़ाव और परिवार और ये सब कुछ है। उसे मैं कास्ट मैं खुद को कर सकती हूँ। आपको हीरोइन बताना है? आई थिंक दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण। मैं भी यही सोच रही थी, आपने जो लाइन बताई ना वो दीपिका पादुकोण के ऊपर ही फिट फिर बैठ रही बैठती है। है। अच्छा, कोई एक आदत है जैसे कि जो आप नहीं छोड़ पा रही हो, लिखने हम्म में, बोलने में, कुछ भी काम करने में, वो आदत आपकी बनी हुई है और आप सोच रहे कि नहीं वो छूट जाए तो बेहतर है, लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हो? पीपल प्लीजिंग। मतलब अगर आप मेरे से कोई पूछोगे कि रूपम तुम कहाँ पे हो, तो मैं आपको बता सकती हूँ ना कि मुझे 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, पर मेरे को ये लगेगा यार सामने वाले को क्या लगेगा, तो मैं आपको बोलूँगी हाँ 5 मिनट लगेंगे। तो आप अब आपको पता है कि ये झूठ बोल रही है। हाँ, सो पीपल प्लीजिंग वाली आदत से मुझे बाहर निकलना है, और जो भी पॉडकास्ट देख रहा है मैं बोलूँगी कि प्लीज़ इससे बाहर निकलो। तो आप कोशिश कर रही हैं निकलने हाँ की? हाँ हाँ। अच्छा रूपम, ये बताइए कि आई आप वॉन्ट टू लर्न टू से नो, अच्छा, कि आपको ना कब बोलना है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इवन ना ऑफिस में बोलना। एक काम मिला आपको, दूसरा भी आप लेने के लिए हाँ तैयार हो क्योंकि आप कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए हाँ बोल दिया। ना बोलना कब सीखोगे कि नहीं हाँ आज नहीं हो पाएगा। हाँ, ना हम लोग नहीं बोल पाते हैं, ज़्यादातर ऑफिस में या फिर अपने पेरेंट्स से भी हम नहीं बोल पाते हैं। कहीं पे भी नहीं बोल वो पाते। ये बोल देंगे ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे, हो बता जाएगा, देंगे। बता देंगे, कर लेंगे, लेकिन सीधे सीधे ना नहीं कर पाते। नहीं, जिंदगी में आपकी जो जिंदगी है उसमें आपने अपने आर्ट से कितना सीखा हुआ है और आपने अपने इंजीनियरिंग से कितना सीखा हुआ है। दोनों से पेशेंस एंड परसीवरेंस, आई फॉर डिटेल, ये सब इंजीनियरिंग से आया। और मतलब ज़िंदगी जीने का तरीका इंजीनियरिंग से आया, उस तरीके में रंग कैसे भरना है वो आर्ट से आया। वो आर्ट से आया। तो आपकी जो राइटिंग है उसमें रोमांस ज़्यादा है, रेवोल्यूशन ज़्यादा है? अब रेवोल्यूशन आ गया है। पहले रोमांस था। हाँ मतलब मैंने बताया ना कि हर कोई शुरुआत उसी से करता है, उसी अभी भी से। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब आई थिंक हाई टाइम फॉर मी टू राइट समथिंग विच हैज़ बैलेंस ऑफ बोथ। अच्छा, कभी स्टेज पर कभी आपने कुछ ऐसा कुछ फनी एक्ट किया है जो बाद में आपको सोचते हैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो आपको हंसी भी आती हो? आई एम फनी बोन्स। मैं अभी रिसेंटली स्टेज पे जाके, तो पापा का कोई पब्लिशिंग का इवेंट था, अब भी की बात है ये, तो पापा ने ना बहुत इवेंट, उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम भी आ जाना, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था उस पब्लिशर को। मैं गई और वहाँ पे मैं लेट हो रही थी, तो एक तो फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ हो, लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो।
तो मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँची उन्होंने मुझे बोलने के लिए बुला लिया। तो मैंने बोला कि किसी ने मुझसे पूछा हाउ इज़ लाइफ। मैंने बोला लाइफ कैन नॉट बी ईजी व्हेन यू हैव अ सार्कास्टिक फादर एंड यू आर रनिंग लेट। पापा मुझे आज तक बोलते हैं कि स्टेज पे जाके मेरी बेइज्जती करते। मैंने बोला बेइज्जती नहीं है पापा ये, बट ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ स्वीट पर्सन। उन्होंने तो ये सोचा ये लड़की ने जाके मेरी बेइज्जती की है। और उन्हें उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि सब हंस रहे, उन्हें सब लगा हंस हम रहे सब हैं। खुश हो रहे। बाद में ये सोचा ना कि अरे नहीं बेइज्जती हो गई है। अरे देख, और ये ऐसा बोल रही है और सब खिलखिला के हंस रहे। आपको ऐसी कौन सी मतलब इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप परफॉर्म करना चाहते हो? अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब कोई स्पेसिफिक जगह इंडिया में और इंडिया के बाहर? इंडिया में भी, मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ मुझे परफॉर्म करना ही करना है, तो कौन सी ऐसी जगह होगी? मुझे लगता है कि इंडिया में हर जगह बहुत खूबसूरत है। नहीं, लेकिन आपने मेरा सोच रखा हो, एम्बिशन हाँ एम्बिशन हो कि एम्बिशन करना मेरा है ये मुझे है वहाँ कि जगह नहीं, बट मैं Stage. उन जगहों पर पहुंच जाऊं जहाँ पे और लोग नहीं पहुंच पर। सकते। जैसे कि आप मोबाइल फोन के थ्रू या आप नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो आपकी बात वहां तक पहुंच जाए या लोगों के दिल तक पहुंच जाए। सो ऑनेस्टी मुझे इनकलकेट करनी है फॉर नाउ। और अगर मैं एज एन आर्टिस्ट एम्बिशन पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मुझे साउथ इंडिया कवर करना है। साउथ इंडिया अभी तक साउथ इंडिया नहीं कवर किया आपने? नहीं, और बैंगलोर गई हूँ बट अच्छा कवर मतलब अपनी वर्क के थ्रू नहीं गए आप? बैंगलोर वर्क के थ्रू ही गई थी। अच्छा। लेकिन वैसे मेरे को कवर इन द सेंस कि उस जगह को जानना, उन लोगों को मेरा जानना, वो बस अभी तक आपने नहीं हुआ। परफॉर्मेंस दी अपनी और फिर वापस आ वापस गए, आ गए। वहां से घूमा नहीं घूमा आपने? नहीं। अच्छा, नहीं बैंगलोर बहुत अच्छी जगह है। हम्म। हाँ मैं तो रही हूँ काफी टाइम वहाँ पर, काफी अच्छी जगह है, मुझे बहुत पसंद है। और वर्ल्ड में मुझे लंदन। लंदन लंदन भी बहुत अच्छी जगह है। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव एन ओल्ड सोल, तो मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ जो पार्टीशन वाला टाइम है या कॉन्टोर कल्चर, वाइट कोकेशियन स्पीशीज। नॉट कि मैं होंगी बट इस पर्सपेक्टिव से नहीं। कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो मुझे बहुत डेजा वू टाइप का लगता है इफ आई थिंक अबाउट लंदन। तो लंदन। नहीं लंदन तो मैं कहूँगी कि आप ऐसे भी जाइए, आप अगर आपको वर्क के थ्रू नहीं जाना हो वैसे भी आप घूम कर आइए, काफ़ी अच्छा है। बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। वहाँ से ना आप, जैसे कि मैं लखनऊ की हूँ, तो जब मैं फर्स्ट टाइम लंदन गई थी तो जब मैं वहाँ पर घूम रही थी तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वो लखनऊ का कुछ है, मतलब अपनापन सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं और लखनऊ में भी कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे लखनऊ का हजरतगंज है, वहाँ पर जो पूरा हजरतगंज बना हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने ही हाँ उन्होंने ही किया बनाया हुआ है। तो और लंदन कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो हजरतगंज में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो वैसी ही हैं। लंदन में एक प्लेस है उसका नाम बर्लिंगटन है, और लखनऊ में भी एक जगह है उसका नाम भी बर्लिंगटन है। तो आपको बहुत मुझे बहुत मैंने रिलेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत रिलेट कर रही थी कि अरे ये तो हमारे लखनऊ जैसा लग रहा है। तो आपको जाना चाहिए, एक बार जरूर जाना चाहिए आपको, ऐसे घूमने भी जाना चाहिए आपको। ठीक है, मेरा मैं अपनी लिस्ट में लिख लास्ट, लेती हूँ। हाँ मेरा लास्ट क्वेश्चन हाँ आपसे जी। है कि अगर आपको अपनी लाइफ को एक कविता के फॉर्म में करना हो तो उसका टाइटल आप क्या रखेंगी आप? वो कहते हैं ऐसी लड़की कोई लड़की नहीं होती, और हाँ मैं ऐसी ही एक लड़की हूँ। ये आपका टाइटल है। आज की इस प्यारी सी बातचीत में हमने जाना कि शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और जब माँ का आशीर्वाद साथ में हो तो हर लफ्ज़ जादू बन जाता है। रूपम और आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटी और अम्मा के इस खास एपिसोड में आने के लिए। दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे बेटी और अम्मा में एक नई कहानी के साथ, एक नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए अपने शब्दों को जिंदा रखिए, अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए। धन्यवाद।